Hello students, myself Ram. Basically I am from Agra. So today welcome to LRT Education. So today we will discuss about biological classification. जो आपका जो 11th क्लास की जो बायोलॉजी है, ठीक है, उसमें जो सेकंड चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो आज हम जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले जो कई सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को समझने के लिए कई सारे कॉन्सेप्ट दिए थे, ठीक है। तो जिसमें सबसे पहला है टू किंगडम क्लासिफिकेशन, इसे शॉर्ट में क्लासिक लिख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद सेकंड थे थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। उसके बाद तीसरा दिया था फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। उसके बाद लास्ट और लेटेस्ट था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो जो टू किंगडम जो क्लासिफिकेशन था वो दिया था कैरोलस लीनियस ने, ठीक है। और जो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन था वो दिया था हैकेल ने। और जो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन था वो दिया था कोपलैंड ने। एंड जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है वो दिया था RH व्हिटेकर ने। तो इनमें से जो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन और फोर किंगडम क्लासिफिकेशन है इनके बारे में अभी हमें यहाँ पे नहीं पढ़ना है, ये हायर क्लासेस में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो अभी हमें केवल टू किंगडम क्लासिफिकेशन और फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन से मतलब है, ठीक है। आपकी NCERT में टू किंगडम क्लासिफिकेशन और फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो थ्री किंगडम और फोर किंगडम के बारे में बस यही पढ़ना है कि किन्होंने दिया था ये किंगडम, ठीक है, क्लासिफिकेशन। मिटा दें हम इसे। सबसे पहले हम समझते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। तो ये दिया था कैरोलस लीनियस ने, ठीक है। तो इन्होंने क्या देखा था, दो सेल देखी थी, किसी सेल पे जो है दो सेल देखी थी, ठीक है। तो सेल की जो बाहरी लेयर होती है उसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और लेयर लगी होती है, ठीक है, जो कि थोड़ी मोटी सी होती है। किसके कंपैरिजन में? सेल मेम्ब्रेन के कंपैरिजन में, ठीक है। ये जो डार्क है वो है सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो उन्होंने दो कोशिकाएं देखी थी, इनके अंदर जो है साइटोप्लाज्म भरा हुआ और सारे जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो प्रेजेंट होंगे। तो उनके बारे में अभी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, वो आपका साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी जो चैप्टर है वहाँ पे डिस्कस किया जाएगा जो सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। अभी केवल हमें समझना है सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के, सेल वॉल का जो मेन इसके बारे में हमें समझना है, सेल वॉल। तो कैरोलस लीनियस ने दो सेल्स देखी थी जिसमें से एक सेल पे तो सेल वॉल थी जबकि एक सेल पे सेल वॉल नहीं थी। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने दो किंगडम का क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें से एक किंगडम था प्लांटी जिसमें प्लांट्स रखे गए थे और दूसरा था एनिमिलिया। लेकिन देखा गया कि इनके अलावा भी कई सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। तो उन्हें किस किंगडम में रखा जाए इन्होंने डिफाइन नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो उन्होंने बताया था कि जिस सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है उस ऑर्गेनिज्म को रखा गया था प्लांटी किंगडम में, और जिस सेल में सेल वॉल नहीं थी उसे रखा गया था एनिमिलिया किंगडम में, ठीक है। तो ये बेसिकली
यही जो टू किंगडम के बारे में, यानी किस बेसिस पे इन्होंने टू किंगडम दिया था, ठीक है, इसके बारे में। अब हम लोग समझते हैं इसके ड्रॉबैक, क्या कमियां रही थी जिसकी वजह से ये सफल नहीं हुआ था। ठीक है, तो अब हम इसके ड्रॉबैक के बारे में पढ़ेंगे जिसकी वजह से ये सक्सेस नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये जो है दो सेल्स होती हैं, एक यूकैरियोटिक और एक प्रोकैरियोटिक, ठीक है। तो इनके बीच जो है डिफरेंस डिफाइन नहीं कर पाए थे ये कैरोलस लीनियस, ठीक है। ये तो ये ड्रॉबैक है, और एक ड्रॉबैक था जो फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटो सिंथेटिक प्लांट्स या ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इनके बीच डिफरेंस डिफाइन नहीं कर पाए थे, ठीक है। और भी कई सारे ड्रॉबैक हैं, लेकिन हमें मोस्टली ये नहीं को पढ़ना है, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में ये डिफरेंस डिफाइन नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से ये जो किंगडम है वो फेल हो गया था। और जो दूसरा था फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक प्लांट्स या ऑर्गेनिज्म, ठीक है, तो इनके बारे में भी सही से डिफाइन नहीं कर पाए थे, तो इसकी वजह से ये क्या है, क्लासिफिकेशन जो है फेल हो गया था, ठीक है। तो जो सेकंड क्लासिफिकेशन है उसके बारे में हम समझेंगे। एनसीईआरटी में आपके दो ही क्लासिफिकेशन दे रखे हैं, ठीक है, एक तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन और सेकंड है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो जो जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो किसने दिया था, RH गिवन बाई RH व्हिटेकर। तो आप साथ ही साथ नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने जो है देखा गया था कि कुछ ऑर्गेनिज्म क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेल स्ट्रक्चर, शॉर्ट में ये लिख देता हूं, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन एटसेट्रा के बेसिस पे जो है इन्होंने कई सारे ऑर्गेनिज्म में कई सारे डिफरेंसेस देखे थे, ठीक है। तो उनका जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का जो बेसिस है वो यही है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन एटसेट्रा, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे इन्होंने एक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था इन 1969 में, ठीक है, RH व्हिटेकर ने दिया था। अब हम पढ़ेंगे जो 5 किंगडम थे वो कौन कौन से थे, ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने। तो जिसमें से 5 किंगडम में पहला किंगडम था मोनेरा, और सेकंड था प्रोटिस्टा, ठीक है, और थर्ड था फंजाई, फोर्थ था प्लांटी, एंड लास्ट एंड फिफ्थ था एनीमेलिया, ठीक है। तभी रफली बता देता हूँ मैं इनमें क्या क्या आते हैं। इनमें बैक्टीरिया, ठीक है, और प्रोटिस्टा में रखा गए थे आपके प्रोटोजोअन्स, फंजाई में रखे गए थे आपको जो फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, ठीक है, एटसेट्रा रखे गए थे फंजाई में। देन प्लांटी में आपके जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में एल्गी, ब्रायोफाइट्स,
ठीक है। तो जो प्लांटी किंगडम है वो एल्गी रखे गए थे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है, अभी केवल हमें समझना है क्या क्या रखे गए थे इन किंगडम में। ठीक है, और एनिमल्स में जो है ह्यूमन बींग्स। ठीक है, जो भी कॉर्डेट्स होते हैं। ठीक है, तो एनिमिलिया किंगडम में जो रखे गए थे ह्यूमन बींग्स या कॉर्डेट्स। ठीक है, तो हमें बेसिकली अभी यही समझना है कि इनमें क्या क्या रखे गए थे, कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म रखे गए थे। तो मोनेरा जो किंगडम था उसमें बैक्टीरिया रखे गए थे, और प्रोटिस्टा जो किंगडम था उसमें प्रोटोजोन्स रखे गए थे, और जो फंजाई है उसमें फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज भी होते हैं। ठीक है, उन्हें हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। इसके बाद प्लांटी किंगडम है, इसमें एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ठीक है, एटसेट्रा रखे गए थे किसमें, प्लांटी किंगडम में। और लास्ट है एनिमिलिया, तो इसमें रखे गए थे ह्यूमन बींग्स हैं, कॉर्डेट्स हैं या मैमल्स हैं। ठीक है, वो रखे गए थे आपके एनिमिलिया किंगडम में। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं मोनेरा किंगडम के बारे में समझते हैं। इसके लिए वीडियो में पॉज कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोनेरा किंगडम। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे बैक्टीरिया, तो बेसिकली इसमें बैक्टीरिया को रखा गया है। ठीक है, तो ये क्या है होते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया जो होते हैं लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मीन्स ये जो है माइक्रोस्कोप के द्वारा देखे जाते हैं। ठीक है, तो ये मोस्टली सभी जगह पे अवेलेबल एट एवरीवेयर, यानी ये सब जगह पे अवेलेबल होते हैं। ठीक है, चाहे वो सॉइल हो, एयर हो या वाटर हो। ठीक है, सॉइल, एयर या वाटर। ठीक है, वो सभी जगह पे पाए जाएंगे। जैसे अगर हम एक मुट्ठी भर मिट्टी लें तो उसमें कई सारे बैक्टीरिया मिलेंगे हमें। तो उस बैक्टीरिया में मोस्टली मिलता है राइजोबियम। ये राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वो लेग्यूमिनस जो प्लांट्स होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स वह होते हैं जो दलहनी पौधे जो होते हैं। ठीक है, तो दलहनी पौधों की जड़ों में जो है ये रहता है। ठीक है, इन रूट्स ऑफ लेग्यूम प्लांट्स, नोट करते जाना साथ के साथ। ठीक है, तो जब हम सॉइल में देखेंगे तो राइजोबियम बैक्टीरिया मिलेगा, वो जो है रहता है रूट्स ऑफ लेग्यूम प्लांट्स में। ठीक है, तो लेग्यूम प्लांट्स की जो रूट होंगी वहाँ पे ये रहता है, वहाँ पे सर्वाइव करता है। ठीक है, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, राइजोबियम। अब वाटर में देखेंगे, अगर एक गिलास जो है हम 1 ग्लास वाटर लेते हैं किसी नदी या तालाब से, ठीक है, तो उसमें जब माइक्रोस्कोप से देखेंगे हम तो उसमें कई सारे बैक्टीरिया दिखाई देंगे। ठीक है, तो उसमें मोस्टली जो होता है बैक्टीरिया वो ई कोलाई होता है, जिसे हम ईस्चरिया कोलाई बोलते हैं, इसमें शॉर्ट में लिख देते हैं ई कोलाई। ठीक है, ये वाटर में कॉमनली पाया जाता है, ये नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे बैक्टीरिया के टाइप्स। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ शेप। ठीक है, तो शेप के बेसिस पे हम देखेंगे कितनी क्लास में क्लासिफाई किया गया था इनको, जो शेप के बेसिस पे 4 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया था इनको। ठीक है, बैक्टीरिया को, जिसमें से पहला है स्फेरिकल, यानी स्फेरिकल शेप का। ठीक है, दूसरा है रॉड शेप्ड। ठीक है, तीसरा है कॉमा शेप्ड,
चौथा है स्पाइरला, स्पाइरल शेप्ड। ठीक है, तो इसमें से पहली कैटेगरी में स्फेरिकल शेप यानी एक गोलाकार होते हैं। ठीक है, यानी ऐसे, इसे हम बोलते हैं कोकस। अगर ये इसका एग्जाम्पल है कोकस। ठीक है, तो अगर ये जो है अगर सिंगल रहेगा, सिंगल बैक्टीरिया रहेगा, यानी सिंगल बैक्टीरिया रहेगा तो उसे हम बोलेंगे कोकस। और यदि ये कॉलोनी या फिर ग्रुप में पाया जाएगा तो इसे, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, जो सबसे पहली जो कैटेगरी है वो स्फेरिकल शेप है। ठीक है, यानी स्फेरिकल शेप में बैक्टीरिया होते हैं, तो उसका एग्जाम्पल है कोकस। ठीक है, यदि ये जो है सिंगल फॉर्म में यानी सिंगल है, अकेला बैक्टीरिया है, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे कोकस। और यदि जो है इसमें ग्रुप में या फिर कॉलोनी में तो उसे बोलेंगे कोकाई। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल हैं कोकस और कोकाई। इसके बाद हम आते हैं रॉड शेप पे। ठीक है, तो रॉड शेप से मिटा देते हैं यहाँ से, अभी लिख देंगे। तो रॉड शेप होती है ऐसे, ऐसे इसमें होता है। अगर एक ही बैक्टीरिया है, अगर एक ही बैक्टीरिया है, ठीक है, तो हम इसे बोलेंगे बैसिलस। और ग्रुप में या कॉलोनी में तो इसे बोलेंगे वैसिलाई। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है किसका, रॉड शेप का। ठीक है, ठीक है, तो सेकंड है रॉड शेप। ठीक है, तो इसका ये एग्जाम्पल है वैसिलस और वैसिलाई। यदि ये कॉलोनी या फिर ग्रुप में है तो उसे हम बोलेंगे वैसिलाई, और सिंगल है तो वैसिलस। ठीक है, ये सेकंड हो गया था रॉड शेप। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा, मिटा रहा हूँ मैं इसे। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद थर्ड देखते हैं हम, कॉमा शेप। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हैं विब्रियो और विब्रियम। ठीक है, ऐसे ही इसमें होता है। यदि कॉलोनी में है या ग्रुप में है तो उसे हम बोलेंगे, जैसे कोमा शेप का होता है, ये दो ही बना देता हूं मैं यहाँ पे। जो सिंगल है वो तो क्या होगा, विब्रियम, और जो डबल यानी कॉलोनी में या ग्रुप में तो विब्रियो। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हैं किसके, कोमा शेप के। ठीक है, ये कोमा शेप ही तो है। तो इसके बाद देखते हैं हम फोर्थ कौन सा था हमारा, स्पाइरल शेप्ड। तो इसके एग्जाम्पल हैं, नोट कर लीजिएगा, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, रोड शेप के, सॉरी स्पाइरल शेप के आपके एग्जाम्पल हैं स्पाइरला, स्पाइरुलम। ठीक है, ऐसे इसमें होता है स्पाइरल शेप। ये सिंगल है। ठीक है, तो स्पाइरल शेप यानी घुमी हुई। ठीक है,
तो इसमें इसके एग्जाम्पल हैं स्पाइरला और स्पाइरुलम। यदि कॉलोनी या फिर ग्रुप में है तो उसे स्पाइरला बोलेंगे, और सिंगल है तो स्पाइरुलम। ठीक है, तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ शेप। ठीक है, तो शेप के बेसिस पे हमने बैक्टीरिया को 4 कैटेगरी में जो है क्लासीफाई किया था। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब देखेंगे हम बैक्टीरिया को मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे। ठीक है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे जो बैक्टीरिया होते हैं, कुछ फोटोट्रॉफिक, फोटो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, कुछ कीमो ऑटोट्रॉफ होते हैं, कुछ हेटरोट्रॉफ होते हैं, ठीक है। तो हेटरोट्रॉफ में आपका सैप्रोफाइट भी बोलते हैं ना। अब हम लोग समझेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे। यहाँ पे लिख सकते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे जो है बैक्टीरिया फोटो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफिक होते हैं और हेटरोट्रॉफ होते हैं। हेटरोट्रॉफ को बोल सकते हैं हम सैप्रोफाइट। ठीक है, सैप्रोफाइट का मतलब ये है कि ये डेड ऑर्गेनिज्म, डेड ऑर्गेनिक मैटर पे सरवाइव करते हो। ठीक है, तो फोटो ऑटोट्रॉफिक कौन से होते हैं? फोटो ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है कि जो लाइट के प्रेजेंस में, ठीक है, अपना जो फूड है वो फॉर्मेशन करते हो। ठीक है, स्वयं ही जो है यानी खुद ही फूड फॉर्मेशन करते हो लाइट के प्रेजेंस में। तो ये क्या करते हैं? फूड फॉर्मेशन own food formation in the presence of sunlight, साथ के साथ नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो फोटो ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं? ये ओन फूड फॉर्मेशन करते हैं किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में। ठीक है, फोटो का मतलब क्या होता है? सनलाइट। तो फोटो ऑटोट्रॉफिक, ऑटो का मतलब ओन, जो खुद से ही, और ट्रॉफिक का मतलब खाना बनाना है यानी फूड फॉर्मेशन। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया फोटो ऑटोट्रॉफिक यानी सनलाइट के प्रेजेंस में खुद ही फूड फॉर्मेशन करना। तो ये हो गए थे आपका, पहला हो गया फोटो ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, वहाँ से मैं मिटा रहा हूँ। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। उसके बाद सेकंड है कीमो ऑटोट्रॉफ। ठीक है, तो कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं, वो केमिकल्स के थ्रू, यानी कई सारे एनवायरनमेंट में, हमारे एनवायरनमेंट में कई सारे जो एलिमेंट्स या केमिकल्स होते हैं, ठीक है, तो उनके थ्रू क्या करते हैं? ये फूड फॉर्मेशन करते हैं खुद ही। ठीक है, फूड फॉर्मेशन थ्रू केमिकल्स, इसे शॉर्ट में केमी लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? कीमो का मतलब केमिकल, ऑटोट्रॉफ का मतलब खुद ही फूड फॉर्मेशन करना है, यानी ये केमिकल्स के थ्रू खुद ही फूड फॉर्मेशन करते हैं, तो इसलिए इन्हें बोला जाता है कीमो ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, इसके बाद आते हैं हेटरोट्रॉफिक। ठीक है, तो हेटरो का मतलब होता है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर अपना फूड फॉर्मेशन, फूड के लिए डिपेंड हो। ठीक है, तो वो होते हैं हेटरोट्रॉफिक। इन्हें सैप्रोफाइट भी बोल सकते हैं, यानी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अलावा ये क्या करते हैं? डेड ऑर्गेनिक मैटर पे भी अपना डिपेंड करते हैं फूड के लिए। ठीक है, तो उन्हें बोला जाता है सैप्रोफाइट। तो हेटरो ये क्या करते हैं? डिपेंड्स ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। ठीक है, हेटरोट्रॉफ हैं तो ये पैरासाइट्स भी होंगे। ठीक है, ब्रैकेट में पैरासाइट्स,
तो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे जो है मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है बैक्टीरिया को, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं आर्कीबैक्टीरिया, ठीक है, नोट कर लीजिएगा यहाँ से। इसके बाद है बैक्टीरिया, जो दो क्लास में बांटा गया है, आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया की, ठीक है। तो इसे हम कॉमनली बोलते हैं आर्कीबैक्टीरिया को फॉल्स बैक्टीरिया, ठीक है, और इसे हम बोलते हैं ट्रू बैक्टीरिया। कॉमनली बोल देते हैं हम आर्कीबैक्टीरिया को फॉल्स बैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया। तो सबसे हम पहले पढ़ेंगे आर्कीबैक्टीरिया के बारे में, ठीक है। आर्कीबैक्टीरिया, तो आर्कीबैक्टीरिया जो होते हैं, ठीक है, इनकी जो सेल वॉल होती है वो रिजिड होती है, और ये जो है, तो आर्कीबैक्टीरिया जो है, ठीक है, ये सरवाइव करते हैं कई सारी अनकंफर्टेबल सिचुएशन से, ठीक है, जैसे कि आपका जो है सॉल्टी एरिया। तो जो सॉल्टी एरिया में सरवाइव करेंगे उन्हें हम बोलेंगे हेलोफाइल्स, ठीक है। और कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो हॉट स्प्रिंग, यानी जो गर्म झरने होते हैं वहाँ पे जो होते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं थर्मो एसिडोफिलस, ठीक है। और कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं मार्सी एरिया में पाए जाते हैं, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं मेथेनोजेंस, ठीक है। तो जो कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं सॉल्टी एरिया में पाए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं हेलोफाइल्स, और कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं जो गर्म झरने होती हैं, ठीक है, गर्म झरने को बोलते हैं हॉट स्प्रिंग, ठीक है, तो उन्हें हम बोलते हैं थर्मो एसिडोफिलस, ठीक है। ठीक है, तो हॉट स्प्रिंग में जो पाए जाएंगे उन्हें हम बोल देंगे थर्मो एसिडोफिलस। और तीसरा जो है मार्सी एरिया में जो प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं मिथेनोजेंस, ठीक है। तो इन जो सॉल्टी एरिया यानी वहाँ पे सबसे ज़्यादा सॉल्ट पाए जाते हैं, ठीक है, उस एरिया में जो पाए जाएंगे उन्हें एलोफाइल्स बोलेंगे। और इन तीनों कंडीशंस में, ये अनकंफर्टेबल कंडीशंस हैं, वहाँ पे भी ये सर्वाइव कर जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इनकी जो सेल वॉल होती है आर्कीबैक्टीरिया की, जो आर्कीबैक्टीरिया की सेल वॉल जो होती है वो बहुत ही रिजिड होती है, ठीक है, जिसकी वजह से इन अनकंफर्टेबल जो कंडीशंस हैं उनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है इन पे, ठीक है, तो ये सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है। अब एक मार्सी एरिया में जो होता है वो मीथेन गैस जो बहुत अधिक अमाउंट में पाई जाती है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे मिथेनोजेंस जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। तो जो मिथेनोजेंस बैक्टीरिया जो हैं वो कई सारे रूमिनेंट जो कैटल्स होते हैं, ठीक है, तो जो मिथेनोजेंस जो बैक्टीरिया होते हैं वो रूमिनेंट कैटल्स की इंटेस्टाइन में होते हैं, ठीक है। आपको जो रूमिनेंट कैटल्स की इंटेस्टाइन में देखने को मिल जाएंगे मिथेनोजेंस बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये वहाँ से जो भी फूड जो कैटल्स जो है लेंगे यानी इंजेस्ट करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे मेथेनोजन बैक्टीरिया होंगे किसमें, इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो फूड का डाइजेशन करेंगे तो वहाँ से मीथेन गैस निकालते हैं यहाँ से, ठीक है, तो मीथेन गैस, ठीक है। तो ये जब ये एक्सक्रीट करेंगे अपना जो फीकल मैटर है, ठीक है, जिसे हम डंग बोलते हैं, तो उसमें मीथेन गैस प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो मीथेन गैस जो प्रेजेंट होगी तो ये एक बायोगैस है। मीथेन क्या है, एक बायोगैस है। तो इसे हम यूज़ करते हैं एलपीजी में भी यूज़ करते हैं,
और लाइट प्रोड्यूस करने में भी यूज़ करते हैं किसका, मीथेन गैस का, ठीक है। तो इसके कई सारे यूज़ भी होते हैं। तो ये था आपका आर्कीबैक्टीरिया के बारे में, ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसे। तो हमने पढ़ लिया आर्कीबैक्टीरिया के बारे में। देन इसके बाद आता है यूबैक्टीरिया। तो ये क्या होते हैं, ये ट्रू बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। तो इनकी जो बैक्टीरिया, तो यू बैक्टीरिया की भी जो सेल वॉल होती है वो रिजिड होती है, ठीक है, और ये मोटाइल भी होते हैं। मोटाइल का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर भी ये जा सकते हैं। मोटाइल क्यों होते हैं कि इन पे एक स्ट्रक्चर लगी होती है इनके ऊपर, ठीक है, फ्लैजेला बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये कोई बैक्टीरिया है, तो ऐसे जो फ्लैजेला ऐसी कोई स्ट्रक्चर लगी रहती है जिसे हम बोलते हैं फ्लैजेला। तो ये जो है बैक्टीरिया के मूवमेंट करने के लिए हेल्प करता है, क्या, फ्लैजेला, ठीक है। तो फ्लैजेला के प्रेजेंस के वजह से जो है ये मोटाइल होते हैं, ठीक है। इसमें जो एक साइनोबैक्टीरिया होते हैं, इसे मिटा रहा हूँ मैं। इसमें यू बैक्टीरिया में साइनोबैक्टीरिया होते हैं, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। इन्हें हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। तो कुछ यू बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया फॉर्म करते हैं, जो कि हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं उन्हें, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इनका एग्जाम्पल है नॉस्टॉक एंड एनाबेना, ठीक है। तो नॉस्टॉक और एनाबेना जो है राइस फील्ड में, ठीक है। तो राइस फील्ड में ये क्या करते हैं कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, कौन, नॉस्टॉक और एनाबेना। राइस के जो प्लांट्स है उसकी रूट्स में ये प्रेजेंट होते हैं, नॉस्टॉक और एनाबेना। ये क्या करते हैं, जो सॉइल में जो नाइट्रोजन होगी, ठीक है, नाइट्रोजन के कंपाउंड में पाई जाती है, तो डायरेक्टली जो प्लांट्स हैं वो उन्हें जो है एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं नॉस्टॉक और एनाबेना, ये जो है उसे सिंपल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया। इसमें कुछ जैसे मैंने अभी आपको बताया था लेग्यूम प्लांट्स की जो रूट्स में, ठीक है, लेग्यूम प्लांट्स की रूट्स में कौन प्रेजेंट होते हैं, राइजोबियम, ठीक है, राइजोबियम। तो ये भी हेल्प करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में, लेकिन ये जो है केवल लेग्यूम प्लांट्स की रूट्स में ही प्रेजेंट होते हैं, राइजोबियम। राइजोबियम के अलावा आपका एजेटोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, एटसेट्रा। तो ये क्या होते हैं, लेग्यूम प्लांट्स की रूट्स में प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन कराते हैं, ठीक है। आपने सुना भी होगा कि सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन्स होती है वो लेग्यूम्स प्लांट्स में यानी दलहनी जो पौधों में ही पाई जाती है। वो क्यों पाई जाती है, क्योंकि ये क्या करेंगे, जो प्रोटीन की जो यूनिट होती है प्रोटीन की, वो क्या होती है, एमिनो एसिड। तो एमिनो एसिड में मेनली जो होता है वो नाइट्रोजन होता है। तो जब नाइट्रोजन का फिक्सेशन होगा तो एमिनो एसिड बहुत सारे बनेंगे, यानी बहुत सारी मात्रा में बनेंगे। तो वहाँ से फिर एमिनो एसिड जब बनेंगे तो वो एक पॉलीमर बना के प्रोटीन बनाएंगे, तो ठीक है। तो इसीलिए जो लेग्यूम प्लांट्स हैं वहाँ पे प्रोटीन ज़्यादा पाई जाती है। इसके बाद देखेंगे कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं, कुछ बैक्टीरिया हार्मफुल भी होते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और, जो लेग्यूम प्लांट्स की जो रूट्स में
जैसे ये लेगिंग प्लांट्स है, ठीक है, ये इसकी रूट्स हैं, ये सरफेस है, ठीक है। तो ये जो राइजोबियम होगा वो ऐसे स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है, रूट्स के अंदर। इन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं हम हेट्रोसिस्ट, ठीक है। तो एक हेट्रोसिस्ट के थ्रू जो है इन्फेक्शन करता है, जिसके अंदर ये रूट के अंदर चला जाता है, तो वहाँ पे जो है नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेगा। इसके बाद हम देखेंगे कि कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं ह्यूमन बींग्स सोसाइटी पर भी इफेक्ट करते हैं, कई सारी डिजीज़ कॉज करते हैं, जिसमें से जो कई सारी बीमारी होती हैं, जैसे कि टाइफॉइड है, ठीक है। तो टाइफॉइड जो होता है वो साल्मोनेला टाइफी, ठीक है, एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है। तो ये विब्रियम का कॉमा शेप का जो होता है, सॉरी रॉड शेप का बैक्टीरिया होता है ये, ठीक है। मैंने आपको बताए थे 4 कैटेगरी में जो डिवाइड किए गए थे शेप के बेसिस पे, जिसमें से पहला था आपका स्फेरिकल, दूसरा था रॉड शेप, तीसरा था कॉमा शेप और चौथा था स्पाइरल शेप, ठीक है। तो उसमें से रॉड शेप का होता है साल्मोनेला टाइफी। तो एक बैक्टीरिया होता है जो कि डिजीज़ कॉज करता है ह्यूमन बींग्स में, टाइफॉइड। इसके बाद एक बीमारी और होती है कॉलेरा। तो कॉलेरा जो होता है वो विब्रियो कोलेरी, ठीक है। ये एक बैक्टीरिया होता है जो विब्रियम मैंने बताया था कॉमा शेप, ठीक है, ये कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया है। और ये कैसा है, रॉड शेप, ठीक है। तो ये जो विब्रियो कोलेरी होता है जो कि डिजीज कॉज करता है कोलेरा जो ह्यूमन बींग्स में, ठीक है। तो ये कॉमा शेप का बैक्टीरिया होता है, ठीक है। इसके बाद एक और डिजीज होती है प्लांट्स में, ये प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स में दोनों में ही डिजीज कॉज करता है। जैसे कि एक कॉमनली आपने सुना होगा सिट्रस कैंकर, सिट्रस कैंकर एक डिजीज सुनी होगी जो कि जेंथोमोनास स्पीसीज एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है। तो उसके थ्रू जो जेंथोमोनास होता है वो सिट्रस कैंकर डिजीज कॉज करता है, किसमें, लेमन में, ठीक है। यानी नींबू में आपने देखे होंगे, नींबू में ब्लैक स्पॉट बने होते हैं ऊपर, तो वो सिट्रस कैंकर डिजीज होती है जो कि कॉज करता है जेंथोमोनास बैक्टीरिया, ठीक है। तो बैक्टीरिया दोनों ही होते हैं, हार्मफुल भी होते हैं और हेल्पफुल भी होते हैं, ठीक। तो दोनों ही होते हैं, हानिकारक और लाभदायक, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों बता दिए थे कैसे कैसे जो है लाभदायक होते हैं और कैसे कैसे हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में केवल इतना ही, आपको मैंने किंगडम मोनेरा पूरा करा दिया। इसके बाद सेकंड किंगडम जो है प्रोटिस्टा, ठीक है, तो उसे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो आई होप मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। सो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू।